रेट ऑफ रिएक्शन को जिसमें स्टडी किया जाता है वो ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स होती है, और उस रिएक्शन के रेट पर कौन कौन से फैक्टर्स अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। और एक और भी बात, मैकेनिज्म जो होता है रिएक्शन का वो भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स में आपको तीन चीजों से डील करना होता है, रिएक्शन की स्पीड से हो रही है, रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ओवरऑल उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता होगा। ये बात हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो ये बात क्लियर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स की कुछ बातें, हम जितनी भी डेली लाइफ में रिएक्शंस देखते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हमने उसको कई कई टाइप से डिवाइड किया होता है। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत ही फास्ट, इतनी विग्रस होती है कि इमीडिएटली क्या होता है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट करवाई जाती है उसी वक्त हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को वेरी फास्ट रिएक्शन से इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला जाता है। ऐसी कुछ रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, खासकर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत ही फास्ट होती है। ओके, आप एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश कीजिए तो उस वक्त बहुत फास्ट स्पीड से रिएक्शन हो रही होती है। तो ऐसी रिएक्शन को किस कैटेगरी में पढ़ा जाता है, दैट आर द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और द फास्ट रिएक्शन। ओके, एंड सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एक्सट्रीमली स्लो। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का मतलब बहुत ही कम स्पीड से अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे रूम टेम्परेचर पे मैं कहूं एनवायरमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, आपस में कंबाइन होकर अगर वाटर बनाए रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत ही स्लो रिएक्शन है ये। तो जो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है, या यूं कहूं जैसे मान लीजिए लोहा है, उसको जंग लग रहा है, तो जंग लगना कोई 1 मिनट का काम नहीं है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती होगी, टाइम लग जाता होगा, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि उस मेटल के ऊपर जंग लग रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एग्जांपल है किसका, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का, स्लो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में दोनों टाइप की रिएक्शन को स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए तो बहुत मेथड है, जैसे रिलैक्सेशन मेथड है या फ्लैश फोटोलिसिस मेथड है, उनको तो हमारे ये समझिएगा कि मास्टर डिग्री में जाने के बाद ही आप उनको तो पढ़ पाएंगे। और बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में किन रिएक्शन को कवर कर रहे हैं। हम केमिकल जो काइनेटिक्स है उसमें मॉडरेट रिएक्शन को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जिनकी रिएक्शन का रेट ना ही तो बहुत फास्ट हो ना ही बहुत स्लो, जो डेली लाइफ में हम जिनके रेट को कंट्रोल या ऑब्टेन कर सकते हैं, आसानी से स्टडी किया जा सकता है, ऐसी किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करने का जो सिस्टम है, उसी की जो ब्रांच है उसी को केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। तो ऐसे ही कुछ मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल हमारे सामने हैं। जैसे आपके पास केन शुगर है, जैसे घरों में चीनी है, अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है हाइड्रोलाइज होने के बाद, तो ये रिएक्शन जो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इन्वर्जन ऑफ शुगर जिसको बोलते हैं, ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की मॉडरेट रिएक्शन है। यह आपको एस्टर दे दिया, देखिए ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट भी है फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद होगा काइनेटिक्स का, कि एस्टर की आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। अब एस्टर की हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास एक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है, बहुत फास्ट नहीं होती होगी। चाहे आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन देख लीजिए, ये सारी रिएक्शन आप मॉडरेट मानी जाती है, और मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी कर पाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शन का ही हम डेली लाइफ के अंदर जो लैब के अंदर अवेलेबल मेथड होते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टास्क की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसी रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। क्लियर? तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना होता है, हमें ध्यान देना होता है 3 चीजें। सबसे पहली क्या, कि रिएक्शन का रेट क्या है। जब रेट आपके पास पता लग गया तो इसका मतलब कि कौन सी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A + B से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो हो सकता है A को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, A के तो स्केयर पे डिपेंड करता है, हो सकता है B को चेंज करने से कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब बी पे इंडिपेंडेंट है। तो कौन से रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है ये भी हमें पता लग जाता है, ये भी इसी में स्टडी करना होता है। इसी चीज को हम रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसमें से रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की किस कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, इस
की स्टडी जो होती है वो रेट लॉ होती है, और रेट लॉ जिसमें पढ़ा जाता है वो केमिकल काइनेटिक्स होती है। क्लियर? तो केमिकल काइनेटिक में क्या क्या चीज पढ़नी है आपने? एक तो रिएक्शन का रेट और उसका रेट लॉ, मतलब कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, और इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटलिस्ट का क्या रोल है, रेडिएशन डाल दे तो क्या होगा, सोलवेंट जो है अगर वो पोलर कर दूं तो क्या है, नॉन पोलर कर दूं तो क्या है, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट भी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट बात हम क्या पढ़ेंगे? हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही स्टडी किया जाता है। तो आपको इन बातों पे फोकस रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स में हमने इन चीजों को स्टडी करना होगा। तो क्लियर? अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मेरे हिसाब से इंट्रो आपको समझ आ गई होगी, और अब मैं चलता हूं इस चैप्टर के कंटेंट के अंदर कि सबसे मेन बात की रेट ऑफ रिएक्शन चीज क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन चीज क्या होती है? देखिए, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है? अगर कोई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, सपोज करो आर मैंने यहां क्या लिख दिया रिएक्टेंट को, और पी क्या चीज है? प्रोडक्ट है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट तो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे? बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो गया, इट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या है? बढ़ती जा रही है। तो रेट होता क्या है कि रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहे हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्पीड से डिक्रीज हो रही है। स्पीड बोल दिया तो मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बात की जा रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितनी देर में, मतलब कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट कम हो चुके हैं, इसको अगर स्टडी कर लिया तो वही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रिएक्टेंट घटेंगे लेकिन प्रोडक्ट तो बढ़ेंगे ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने टाइम में कितनी इंक्रीज हुई है, अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए, ऊपर दोनों में ही देख लीजिए, ऊपर तो कंसंट्रेशन है ना, तो ऊपर तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज है, चाहे डिक्रीज की, रिएक्टेंट के केस में डिक्रीज हो तो भी चेंज है, प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज है तो भी चेंज है। तो कंसंट्रेशन का तो चेंज हुआ ऊपर और टाइम का चेंज हुआ नीचे। अब यूनिट तो चेंज की और उस क्वांटिटी की सेम ही रहेगी ना, है तो कंसंट्रेशन, तो ऊपर तो क्या होगी? कंसंट्रेशन की यूनिट। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ओवरऑल ये ऊपर जाके क्या बन गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होती है? रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड। मैं सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, बाकी चाहे आप लीटर को मिलीलीटर पढ़िए, टाइम को चाहे मिनट, सेकंड, आवर, डेज, जो मर्जी, साल, वो देखिए है तो टाइम ही ना ओवरऑल। तो लेकिन हम यहां बात जो कर रहे हैं वो ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो रेट के जस्ट आफ्टर मैं चलता हूं कि रेट को एक्सप्रेस किससे किया जाता है। रेट को एक्सप्रेस किससे किया जाता है इसकी बात करता हूं। आपके पास मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या है कि ए और बी आपस में कंबाइन होके एक्स और वाई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये आपने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली। तो एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का रेट, जैसे मैंने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी। अब यहां रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी है। तो ए की कंसंट्रेशन का डिक्रीज कहां है? डिक्रीज, ये माइनस साइन रहा, तो माइनस तो रिप्रेजेंट करता है यहां डिक्रीज को, और रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आपने देख लिया चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट हुआ ना, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे चेंज ऑफ टाइम, तो ये क्या हुआ? रेट हो गया। और आगे जो माइनस साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज को। तो ओवरऑल मैं इससे क्या कहूं? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो बी भी है ना, तो बी की चेंज की कंसंट्रेशन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट के केस में देखूं तो एक्स अगर प्रोडक्ट है तो एक्स तो इंक्रीज होगा तो आगे प्लस है, और वाई भी प्रोडक्ट है तो वो भी आगे प्लस है। तो ओवरऑल देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा से समझा दूंगा। ओके, तो अभी देखिए ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मानी जिसमें मैंने आगे जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 ले रखे हैं।
अब मान लीजिए सपोज करो कोई दूसरी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें इन सभी के ए जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल जो है स्मॉल ए है, बी जो रिएक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्स वो कितने नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं स्मॉल एक्स, और एम जो बन रहा है वो सॉरी इसको वाई मान लीजिए, वाई जो बन रहा है वो कितना है वो स्मॉल वाई। ओके, तो इसको लूं तो जो आगे नंबर ऑफ मोल है वो डिवाइड में कर दीजिएगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। ये माइनस और चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वही है, तो ये जो आगे ए था वो कहां आ गया, ए आ गया 1/a। ओके, तो ए क्या चीज आ गई, ए आ गया 1/a। क्लियर, तो ये क्या चीज है, ये है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, तो ये क्या चीज है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। यस, चंद्र सुतार का मैसेज आ रहा है। यस बेटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो यस लिख सकते हैं आप इसमें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज, यस, ताकि लेक्चर डिसकंटिन्यू ना हो। ओके, तो देखिए, तो ये जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो आगे नंबर ऑफ मोल है वो क्या कर दीजिए, वो आप डिवाइड में कर दीजिए, तो इस नंबर ऑफ मोल पे इस सारा जो ये जो कंटेंट आप इस पे न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। आपको सिंपल एक रिएक्शन दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने N2 + 3H2 = 2NH3, ये अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हैबर प्रोसेस है उसको यूज कर लिया, और मैं आपको यूं कह दूं कि भाई नाइट्रोजन के डिक्रीज होने का रेट ये है, तो आप हाइड्रोजन के डिक्रीज होने का रेट निकाल दीजिए, अमोनिया के इंक्रीज होने का रेट निकाल दीजिए, तो आप इसमें पुट कीजिए और यहां से आप निकाल सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डाल दूंगा, आप बस एक बार लिख दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं चलता हूं। यस, देखिए कि रिएक्शन के टाइप कितने हैं, कितने टाइप की रिएक्शन होती है इसकी बात करता हूं। तो रिएक्शन नॉर्मली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में क्या फर्क है, देखिए एवरेज तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन स्टार्ट हुई तब से लेके रिएक्शन कंप्लीट हुई तब तक बात कीजिए। मान लीजिए रिएक्शन कोई ये है, अब जब स्टार्ट हुई तब से मैंने टाइम नोट कर लिया और जो खत्म हुई तब तक टाइम नोट किया, तो इतने टाइम में जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो मैंने टोटल निकाल लिया। टोटल का मतलब देखो, बीच में पहले हो सकता है रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हो, मैं आपको इसको एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड के एग्जांपल से लेके समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम सब्सटेंस है कोई, और सपोज कर लीजिए 10 दिन उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, तो 10 दिन बाद वो कितना रह जाएगा 50, और अगले 10 दिन बाद कितना रह जाएगा 25, और अगले 10 दिन बाद कितना रह जाएगा मान लीजिए 12.5 ग्राम। ओके, अगर मैं कहूं ऐसे रिएक्शन चलती रहे चलती रहे चलती रहे और वो एंड में जब बच जाए, देखिए वैसे तो खत्म नहीं होना, पर एक बार मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक बार सोच लेते हैं अभी खत्म हो गया, एक बार सपोज कर लीजिए कभी ऐसा, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसे कितना टाइम लगा कंप्लीटली कंज्यूम होने में, एक बार ये सोच के देखिए, तो वो टोटल टाइम हुआ ना। हालांकि रेट एक जैसा नहीं है, यहां देखिए यहां तो 10 दिन में 50 ग्राम कम हो गया और यहां 10 दिन में सिर्फ 25 ग्राम कम हुआ है। सोच के देखिए कि अलग अलग टाइम पर डिक्रीज होने का रेट तो अलग अलग है ना, लेकिन हमने इंडिविजुअल ये नहीं देखा कि इस टाइम के बीच में बताओ या इस टाइम के बीच में बताओ, या पर्टिकुलर कोई इंस्टेंट दे दिया कि अब बताइए, तब की बात नहीं चल रही। एक रिएक्शन स्टार्ट होने से लेके लास्ट तक जब तक हुई है तब तक टोटल कितना टाइम लगा और टोटल कितना चेंज आया, उनकी अगर रेशियो की आप बात कर रहे हैं तो है एवरेज। एवरेज में तो टोटल लेना आपने, इसलिए मैंने यहां डेल्टा सिंबल है, डेल्टा कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है यहां पे। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात कर दी तो कहता है पूरी रिएक्शन के दौरान मान लीजिए आपको टाइम दे दिया कि इस टाइम इतने ड्यूरेशन वाला बताइए, तो इतने ड्यूरेशन में बहुत छोटा सा इंटरवल दे दिया, तो छोटा सा अगर इंटरवल आपको दे दिया तो उसमें अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल चेंज आएगा, तो स्मॉल चेंज ही कंसंट्रेशन में आएगा, स्मॉल चेंज ही टाइम का आपको दे दिया। तो ऐसे में जो रेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, और देखिए ज्यादा बेटर कौन सा है, किसी हम जब लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, जब रेट कैलकुलेट ही करना है तो थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन नोट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद और नोट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद और नोट करेंगे। इसका मतलब हम इसकी तो वेट नहीं करते ना कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, हम तो अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल के दौरान क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को चेक कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कौन सा रेट ज्यादा बेटर है लैब में काम करने के लिए, ऐसे में तो जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही हमारे लिए लैब में काम करने के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही लैब में स्टडी करते हैं। ओके, तो ये क्या थे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पे रेट डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमने उठाया है वो कौन सा, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में आप क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा है इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि उस रिएक्टेंट के खुद के बॉन्ड जो पहले रिएक्टेंट के अंदर इन्वॉल्व है, कोई तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है जो प्रोडक्ट में बदलेंगे, तो वो वाले रिएक्टेंट भैया पहले बॉन्ड तोड़ेंगे, पहले वो बॉन्ड टूटेंगे तो ना। इसका मतलब रिएक्टेंट के अंदर जो इन्वॉल्व बॉन्ड है पहले उनकी ब्रेकडाउन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब नए बॉन्ड बनेंगे, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। अब जो नई चीज है उसके प्रोडक्ट तो जो बनेंगे, सॉरी जो प्रोडक्ट है, नया जो प्रोडक्ट है उसके बॉन्ड अलग टाइप के हैं, जो रिएक्टेंट टूटा है वो अलग है। अब मान लीजिए आप दो अलग अलग रिएक्टेंट ले लो, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट के बॉन्ड भी अलग अलग है। तो एक में हो सकता है बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, एक के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल है, एक सिंगल है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, बहुत कम है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जो बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम जो कम एनर्जी से होना है वो जल्दी हो जाएगा और एक काम जो ज्यादा एनर्जी से होना है वो लेट होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है इस पे तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर जिन बॉन्ड को आपको ब्रेक डाउन करना है और जिनकी ब्रेकडाउन के बाद आपको प्रोडक्ट बनाने हैं वही अगर अलग अलग है तो रेट तो अलग अलग आएगा ना भैया। इसका मतलब एक बात यहां क्लियर है कि रिएक्टेंट का नेचर क्या है ये डिसाइड करना जरूरी हो जाता है। अगर रिएक्टेंट पहले ही ऐसा है जिसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो, और अगर उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो इसका मतलब उसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट, मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इसी की बात करता हूं। देखिए ये साफ साफ ये बात है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बात समझा गई बात। इसलिए रिएक्टिविटी बॉन्ड के टूटने पे, नए बॉन्ड के बनने पे डिपेंड करती है और इनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है अलग अलग। तो एनर्जी ही डिसाइड करती है कि किसी की रेट का कि वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो, जिसको मैंने बड़ा डिटेल से आपको समझा दिया। ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास आयनिक रिएक्शन। हम जानते हैं अगर किसी के पास आयन है, किसी के पास पहले से ही चार्ज है, तो चार्ज है तो उस रिएक्शन के होने के चांसेस क्या है, फास्ट है ना, वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा चार्ज की वजह से। तो ऐसी रिएक्शन फास्ट होती है, ऐसी रिएक्शन का रेट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन मान लीजिए कोई चीज कम आयनिक है या कोवलेंट कंपाउंड है, तो वो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है बहुत धीरे धीरे होती है, ऐसी रिएक्शन स्लो मानी जाती है और इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। पर मेरा ये कहने से आप ये कभी मत समझ लीजिएगा कि कोवलेंट हो गया तो ऑलवेज रिएक्शन स्लो होगी, ये नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर बॉन्ड कैसे, क्या उस पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर कैसा। ऐसे भी सॉलिड है जो विग्रस रिएक्शन करते हैं, आप एटम बम के अंदर सॉलिड फ्यूल है, पर ये थोड़ी है कि वो स्लो रिएक्ट करेगा। एटम बम डाल दे तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो ये कोई मैटर नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड हो तो ही क्या होगा, रिएक्शन स्लो ही हो जाएगी, नहीं। वो नेचर ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैसे, क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये पहला मेरे पास क्या था, फैक्टर था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब मैं बात करता हूं सेकंड फैक्टर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे तो बेटा देखिए बात सुनिए, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। मान लो आपको कोई एक रिएक्शन दे दी, वो एक रिएक्शन मान लीजिए A+B, इससे आप क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं यूं कहूं कि इस रिएक्शन का रेट ए पे कितना का डिपेंड कर रहा है, मतलब एक ही कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, या ट्रिपल कर दी तो बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं ये मतलब बता ही नहीं सकता बिना एक्सपेरिमेंट की, एक ही कंसंट्रेशन चेंज करके मैं सोचूं कि भी मैं ऐसे ही देख के बता दूं इस रिएक्शन को कि रिएक्शन में ए का क्या इफेक्ट है, ए की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो यूं तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बता सकूं, क्योंकि इसी को पढ़ने के लिए तो ही हमें, इसी का पता लगाने के लिए तो ऑर्डर को पढ़ना पड़ता है भाई। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। तो ऑर्डर क्या चीज है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसके रिएक्टेंट है उनको चेंज करने से उस रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है, वही तो ऑर्डर है। तो उसी को पता लगाना है। तो लेकिन यहां कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है इसकी बात कर रहे हैं। तो वो तो देखिए अलग अलग रिएक्शन के अंदर क्या क्या फर्क होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का अलग अलग आएगा भैया, वो तो रिएक्शन ऑर्डर से आप पता लगाओगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होना चाहिए, उसकी बात की जा रही है। तो इसको मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि 100 ग्राम मॉलिक्यूल आपके पास है और 10 दिन अगर उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है तो 10 दिन बाद वो 50 ग्राम रह जाएगा। तो सोच के देखिए, आपने 100 ग्राम सब्सटेंस लिया, 100 ग्राम सब्सटेंस लिया, तो वो क्या हुआ, 10 दिन में 50 ग्राम कंज्यूम हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने वो 1000 ग्राम लिया होता, 1 किलोग्राम लिया होता,
तो वो 10 दिन में 500 ग्राम खत्म हो जाता। इसका मतलब रिएक्टेंट जितना ज्यादा आप लेते, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती, उस रिएक्शन का रेट उतना ही तो फास्ट होता ना। लेकिन आप इसको कैसे समझेंगे? आप इसको समझा सकते हैं, किस बेस पे समझा सकते हैं? कोलिजन थ्योरी के बेस पे समझा सकते हैं। कैसे, मैं अभी डिस्कस करता हूं। देखिए, पहले तो आप जनरल कंसेप्ट ये समझिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से रेट बढ़ जाता है। पर ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने कही कोलिजन थ्योरी के बेस पे। अगर आपको कोलिजन थ्योरी याद हो, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि रेट ऑफ कोलिजन जितना ज्यादा होगा, कि गैसियस मॉलिक्यूल जैसे ही एक दूसरे से जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे, जो पर टाइम, पर सेकंड जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा, उस पे डिपेंड करेगा क्या? उस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है। तो ओवरऑल क्लियर हुई ना। अगर आपने अमाउंट ही थोड़ा ले रखा है, आपके पास कंसंट्रेशन ही कम है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आपके पास कम है, तो उनके कोलाइड होने के चांसेस भी कम है, तो रेट ऑफ कोलिजन ही कम है। रेट ऑफ कोलिजन कम है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी कम है, तो और रिएक्शन का रेट भी क्या है? स्लो है। तो यहां से एक तो बात क्लियर हुई, कोलिजन थ्योरी के बेस पे आप इस बात को समझा सकते हैं कि जैसे ही आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाने से क्या हुआ? उनके कोलिजन होने का जो चांसेस है वो भी राइज हुआ, और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाने से क्या होगा? प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इसी बेस पे मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, मैंने अभी अभी कहा कि आप किसके बेस पे समझा सकते हो इसको? कोलिजन थ्योरी के बेस पे समझा सकते हो, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी, जो ये बात कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, की उससे पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। और उस पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ जाने से रेट भी हाई हो जाएगा। वो बात अलग है कि कोलिजन थ्योरी में बाद में ये बात बोली गई कि हर एक कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये बात हम कोलिजन थ्योरी में बात साफ साफ पढ़ते हैं कि देयर आर द टू बैरियर्स। हर कोलिजन को दो बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। वन बैरियर इज द ओरिएंटेशन बैरियर एंड सेकंड बैरियर इज द एनर्जी बैरियर। मतलब कि कोलाइड करने वाली स्पीसीज के पास मिनिमम एक एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जब तक कोलाइडिंग स्पीसीज के पास एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी नहीं है, तब तक वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, तब तक उस कोलिजन की वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई कोलाइड कर गया तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट बनेगा तो कोलिजन पक्का होगा। इसका मतलब कोलिजन पर यूनिट टाइम तो जरूरी है ही है। जितना ज्यादा कोलिजन होगा, मान लीजिए मैं जनरली ये बात कह दूं कि 10% कोलिजन इफेक्टिव होता है, तो सोचो कोलिजन ही अगर 10 मॉलिक्यूल का हुआ तो एक ही मॉलिक्यूल इफेक्टिव हुआ, एक ही कोलिजन इफेक्टिव हुआ, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। और वहीं मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते एक टाइम में, तो 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते, और वहीं 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते तो 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते। इससे एक तो बात क्लियर है कि कोलिजन का नंबर बढ़ने से रेट के बढ़ने के चांसेस तो है ही है। इसलिए हमने जनरल टर्म में ये बात बोली कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से रिएक्शन के रेट के बढ़ जाने के पूरे असर होते हैं। तो ये क्या था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इंडिविजुअल अगर आपको ये बात निकालनी है कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर किसी रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाएंगे, वहां आप डिटेल से इसको देख सकेंगे। ओके, तो अगला जो फैक्टर मेरे पास है दैट इज द टेम्परेचर। अब देखिए, इतनी तो बात कॉमन सी है कि कोई भी अगर रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, हमारे माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट एनर्जी छोड़ के, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं। सपोज करिए कि ए जो है वो प्रोडक्ट में बदलना चाहता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या बात बोल रही। इसका मतलब एक तो बात है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तभी तो हीट रिलीज हो रही होगी ना। तो सोचिए कि जो एनर्जी छोड़ना ही चाहता है, क्या मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ेगी?
तो बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। मान लीजिए अगर मुझे रिएक्शन स्टार्ट करवाने की जरूरत ही ना पड़ती तो ये जहां भी पड़ा होता अपने आप ही ना प्रोडक्ट में बदल जाता, फिर तो सारा का सारा ये प्रोडक्ट में बदला ही होता, फिर ए कहां होता? सोच के देखिए, क्योंकि जो रिएक्शन होनी अपने आप है वो तो यूं ही चल रही होती, फिर चल रही होती तो सारे के सारे जो ए है वो प्रोडक्ट में बदल जाते, फिर तो किसी को जरूरत ही नहीं थी। लेकिन है क्या, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है, वो बात छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स उसकी क्या कहती है, लेकिन उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आपको पहले उसे एक ऐसी स्टेज तक लेके जाना पड़ेगा ताकि वो रिएक्ट कर सके। अब ये क्या बात बोली है, ये समझाया गया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर। क्या कहा गया था कि कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पहले उसको एक हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है, बहुत हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब पहले आप इसको एक्टिवेट कीजिए, पहले आप इसको एनर्जी दीजिए ताकि एक्टिवेट हो जाए, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर प्रोडक्ट बनाएगा। अभी ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता, इसका मतलब अभी इसके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि ये प्रोडक्ट बना सके। आपको पहले इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े दैट एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैंने SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी बड़ा ही डिटेल से समझाया था। तो इसी को यूज करते हुए मैं बात कह रहा हूं कि टेम्परेचर तो आपको राइज करना ही पड़ेगा, कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी आएगी ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर का क्या रोल है इसकी बात करते हैं। देखिए, तो एक चीज देखी गई, जनरली कोई भी रिएक्शन, ऑलमोस्ट लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस होती है उसका रेट टेम्परेचर के बढ़ जाने से बढ़ ही जाता है। ये बात अभी अभी डिटेल से समझा भी चुका हूं क्यों बढ़ जाता है। ओके, तो इसको अगर बेटर समझना है तो इसके लिए एक टर्म है, दैट टर्म, जो वो टर्म है, ठीक है, वो क्या चीज है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज होती है, देखिए टेम्परेचर को आप मान लीजिए कोई एक रिएक्शन करवा रहे हैं और सपोज करिए रूम टेम्परेचर पे, मान लो आप लैब में कोई एक रिएक्शन करवा रहे हैं और वो रिएक्शन करवा रहे हैं मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस पे। उस रिएक्शन का कोई तो रेट कांस्टेंट होगा, कोई तो स्पीड होगी उसकी। अब मान लीजिए वही रिएक्शन मैंने 25 की बजाय 35 डिग्री सेल्सियस पे करवा के देखी, वही रिएक्शन 25 की बजाय 35 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके मैंने सेम रिएक्शन करवाई, सेम रिएक्शन, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है और मैंने फिर से उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेक किया। तो ध्यान से देखिए इनमें क्या चेंज आया कि एवरी 10 डिग्री राइज से जो रेट पे फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये रेट हुआ 10 डिग्री बढ़ाने पे, ये रेट हुआ उसका नॉर्मल जो पहले टेम्परेचर था उस पे। तो इन दोनों के जब रेट कांस्टेंट की रेशियो देखते हैं, वो रेशियो कितनी आती है, लगभग 2 से 3 के बीच में। ऐसा नहीं है ऑलवेज 2 से 3 के बीच में, क्योंकि एवरेज वैल्यू मानी जाती है। ऐसा भी केस है जिसमें 1.5 भी आपको मिल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 से 3 के बीच में इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर, अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। कितना डबल हो जाता है, उसकी स्पीड दुगनी हो जाती होगी। इसी चीज को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको और बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं। देखिए ये है मेरे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मान लीजिए मेरे पास पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर आपको याद हो मैंने वैल्यू जो गैसेस स्टेट था वहां भी आपको डिटेल से समझाया था। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वहां पे। देखिए इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। इस साइड मेरे पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इस साइड है उनकी एनर्जी। ये ग्राफ, पहले आप सिर्फ एक टेम्परेचर को फोकस कीजिए, 300 डिग्री वाले को फोकस कीजिए। ग्राफ मेरे पास ये है, ये देखिए इस ग्राफ में क्या चीज है, ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जीरो से स्टार्ट होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मतलब जीरो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कितना है, 0। इसका मतलब कोई एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी 0 हो जाए। अब एनर्जी 0 का मतलब उसके पास कोई मोशन ना है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो सीज है, वो रुका हुआ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक भी ऐसा मॉलिक्यूल वहां आपको मिल जाए जो रुका हुआ हो। इसका मतलब अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसी ना कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई एनर्जी है,
तो कोई एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो जाए। तो ये तो पहला पॉइंट कि आप जीरो से स्टार्ट करें इस बात को। फिर आप देखिए कि बहुत कम एनर्जी वाले कितने हैं। बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बहुत कम है, और बहुत ज्यादा वाला, ये मान लो इससे ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वाले का भी फ्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो यहां से एक बात क्लियर हुई, बहुत लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं और बहुत हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत ही कम होते हैं। अब ये चीज आप क्या करिए, ये आप अपनी क्लास का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 कैंडिडेट है, 100 बच्चे हैं, तो ऐसे कितने हैं जो बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब जिसका कभी कोई नंबर ही नहीं आ सकता, ऐसा कभी एक भी नहीं है जिसको एक अक्षर भी नहीं आता। हो ही नहीं सकता कि एक अक्षर भी ना आता हो। इसका मतलब पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको जीरो चीज आती है, मतलब कुछ नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो वाले का फ्रैक्शन क्या हुआ, जीरो। ऐसे कितने, मान लो मैंने बहुत हाई नंबर क्या माने, 95 से ज्यादा वाले, 95 से ज्यादा वाले मैंने बहुत हाई वर्ड में यूज कर दिया, तो 95 से ज्यादा वाले कितने मिलेंगे, कोई एक आधा। इसका मतलब बहुत लो वाला फ्रैक्शन आपके पास है वो भी क्या है, बहुत कम, और बहुत हाई वाला फ्रैक्शन क्या है वो भी। अब बहुत लो वाला एग्जांपल नहीं दिया मैंने, वो बताओ। मैं कहूं फेल होने वाले कितने हैं, 2 4 5 ही होते हैं ना। इसका मतलब जो बहुत लो, मतलब मैंने 33% को बहुत लो कह दिया, तो 33% से नीचे के वाले कितने हैं, कोई एक दो ही होंगे। और जो 95 से ऊपर वाले हैं वो कितने हैं, वो भी कोई एक दो ही होंगे। इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि एक जगह अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हो किसी भी चीज का, तो बहुत लो अमाउंट वाले जो आप देखोगे वो भी बहुत कम मिलेंगे, और बहुत हाई अमाउंट वाले देखोगे वो भी बहुत कम मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ वाले कौन से होते हैं, आप अपनी क्लास का एग्जांपल लेके देखिए, मोस्ट ऑफ वाले कौन से हैं, वही होंगे ना जो 50% से लेके 70% के बीच में होंगे। इसका मतलब एवरेजन जो 60 के करीब करीब होंगे, वही बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट तो वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते, बहुत कम नंबर नहीं होते, एवरेज नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर आप गैस के मॉलिक्यूल की बात करें, उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं आप, तो ये बात समझिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनमें से ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनके पास मैं यूं कहूं कि एनर्जी है ही नहीं, ऐसे वाले आपको ना के बराबर मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा। जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो भी बहुत कम मिलेंगे, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है वो भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल कौन से मिलेंगे, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल तो आपको वो मिलेंगे जिनकी एनर्जी ना ही तो बहुत कम होगी और ना ही बहुत ज्यादा होगी, मतलब एवरेज एनर्जी होगी। और ये वो एवरेज फ्रैक्शन है, और ये वो एवरेज एनर्जी है जो हर एक मॉलिक्यूल पोजेस किए होगा। लेकिन जो एवरेज एनर्जी है वो प्रोडक्ट बनाने की एनर्जी नहीं है। आप देखिए, प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वही बनाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये देखिए, आपकी लैब के आपकी क्लास के अंदर 95% वाले बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कहीं सिलेक्ट होते हैं। ध्यान से देखिए, इसका मतलब बहुत कम जो फ्रैक्शन है, कौन से वाला, वो जो बहुत हाई एनर्जी वाला है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, बाकी नहीं करते। एवरेज तो ऐसे ही रह जाते हैं, आप देख सकते हो। तो एवरेज एनर्जी वाले हालांकि नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले ही बना पाते हैं। तो इसी ग्राफ को मैंने फिर से देखा 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके, उसी गैस का एग्जांपल ले लीजिए जिसको आपने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके दोबारा से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि किस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। अभी भी हमारे पास वही कि एक भी ऐसा नहीं था जिसकी एनर्जी जीरो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हर एक को आपने एनर्जी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है वो तो क्या हुई, बढ़ गई, लेकिन उनका फ्रैक्शन घट गया। देखिए, पहले इतने मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी इतनी थी, अब इतने ऐसे। तो सोचिए, कुछ मॉलिक्यूल जो पहले एवरेज एनर्जी वाले थे वो कहां गए भैया, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी ना। मान लीजिए आपकी क्लास में जो 80% वाले स्टूडेंट थे और बाहर से आपने 10-10% उनको क्या दे दिया, 10-10% आपने एक्स्ट्रा मार्क दे दी, सारे 90 वाली रेंज में चले गए। तो जो 90 वाली रेंज में गए तो घटे कौन से वाली रेंज के, एवरेज वाले घटे है ना। तो एवरेज वाले का फ्रैक्शन तो कम हो गया, लेकिन जो हाई एनर्जी वाले है उसका फ्रैक्शन बढ़ गया। तो ये देखा गया कि एवरेज जो 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो, तो जो ये नंबर होता है, जिनका नंबर, कौन सा नंबर है ये, जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट उनका नंबर डबल हो जाता है। और इन्हें प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब जो पहले 300 डिग्री पे कम मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से उनका नंबर अगर डबल हो चुका है तो ये सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब रेट तो डबल हो गया ना। तो इसी ग्राफ के बेस पे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को बड़ा डिटेल से समझा सकते हैं कि क्यों 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से किसी भी रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि उनका हाई एनर्जी वाला जो फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, उसका एरिया अंडर द ग्राफ डबल हो जाता है, वो मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं। इसलिए गिवन टाइम के अंदर ज्यादा ऑलमोस्ट डबल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए माना जाता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के बाद रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है।
तो मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मान लीजिए कि किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है और रेट कांस्टेंट के कितने पे है, मान लीजिए उसका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका रेट कांस्टेंट कितना है, के है। तो आपको यह बताना है कि 150 पे उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई कि कोई एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के है, तो 150 डिग्री के ऊपर उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये अगर आपको बात समझ आई है तो ही आप एरिनियस इक्वेशन कर पाएंगे, और एरिनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूं, क्योंकि मैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग समझा रहा था। तो नेक्स्ट जो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैंने आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बात कही थी, टेम्परेचर के रोल को समझने के लिए, अब मैं उसका जिक्र कर देता हूं, क्योंकि इसको समझाते वक्त एक्टिवेशन एनर्जी को समझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैसे, ये आप ग्राफ देखिए, ये वो रिएक्टेंट है मान लीजिए जिसकी कोई एक सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि प्रोडक्ट बना सके, इतनी नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। बात को ध्यान से समझिए कि वो एनर्जी इतनी नहीं है कि रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको यहां तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, तो जितनी एनर्जी उसको आपको देनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, ताकि वो रिएक्शन करने लायक हो जाए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो बात अलग है कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। जब रिएक्टेंट वापसी प्रोडक्ट बनाएगा उस वक्त तो एनर्जी ज्यादा छोड़ेगा, हालांकि उसने ली क्या है, कम ली है, और छोड़ेगा वो क्या है, देखिए यहां से यहां तक ज्यादा है। तो वो बात अलग है कि डेल्टा एच उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है जब रिएक्टेंट से, तो ये तो माइनस में आएगा। वो बात अलग है कि किसी रिएक्शन का डेल्टा क्या होगा, कि वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए पहले उसको एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द रिएक्शन इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। और इस मैक्सिमम एनर्जी को जब की कितनी हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको उस रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करना है, और इसको बराबर करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी करना है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या चीज है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ओके, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, नेक्स्ट फैक्टर इज द कैटलिस्ट। अब हम कैटलिस्ट का रोल पढ़ रहे हैं कि एक रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। आप नॉर्मल बात जानते होंगे कि कैटलिस्ट वर्ड आते ही एक बात तो क्लियर है, किसी भी रिएक्शन को के रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट डाले जाते हैं। तो कैटलिस्ट का रोल तो बिल्कुल ही क्लियर हुआ ना कि कैटलिस्ट तो ऑलवेज क्या कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पर सोचने वाली बात है कि कैटलिस्ट करता क्या है भाई, कैसे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, ये बात हमें समझने लायक है। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी सपोज करो 100 किलो जूल है, और मुझे उसकी एनर्जी 500 किलो जूल करनी है उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। मतलब थ्रेशोल्ड कितनी है, 500 किलो जूल। तो 100 किलो जूल से 500 किलो जूल करने के लिए मुझे उसे हीट करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैंने एक सोर्स से उसको एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे 400 किलो जूल जो एनर्जी देनी है उसमें कुछ तो टाइम लगेगा। अब मान लीजिए कि एक कैटलिस्ट आ गया, वो ये कहता है कि मेरी प्रेजेंस में आपको 500 किलो जूल एनर्जी करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रिएक्शन को 300 किलो जूल होते ही स्टार्ट करवा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट 300 किलो जूल होते ही रिएक्शन की एनर्जी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी 300 किलो जूल हो जाए तब भी रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी घटाई है ना उसने, मतलब आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी वही तो कम करी है उसने। पहले आपको 400 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, अब सिर्फ 200 किलो जूल से काम चल रहा है। इसका मतलब कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट ऑलवेज ही क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। अब पता क्या होता है, एक माइंड में बात आती है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो क्या एंथैल्पी पे फर्क पड़ेगा। भैया एंथैल्पी पे क्यों फर्क पड़ेगा, एंथैल्पी क्या थी, एंथैल्पी होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इनकी एनर्जी में किसने कहा कोई फर्क आया, रिएक्शन को स्टार्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी करनी कितनी, ये मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और मुझे एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी थी ये।
अब मान लो मुझे एक्टिवेट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बताइए मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे तो ये कम ज्यादा हुआ है। देखो ये कम ज्यादा हुआ है, देखो ये ज्यादा होता तो ये ज्यादा से यहां नीचे आता, ये कम गेन किया है तो कम ही इसने छोड़ी है। तो डेल्टा एच पे क्या फर्क पड़ने वाला है, डेल्टा एच पे रिएक्टेंट की एनर्जी भैया पहले उतनी थी अभी भी उतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी पहले जितनी थी अभी भी इतनी है। तो बताइए एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कैटलिस्ट ऑलवेज और ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, कभी भी एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, ये बात दिमाग में रखिए मेरी बात। और ये इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्लियर भी है कि एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट अगर वो यहां तक एक्टिवेट होने के लिए उसको यहां तक एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है इतनी, और वही अगर कैटलिस्ट है तो उसने क्या कर दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके सिर्फ आपको इतनी एनर्जी देके ही काम चला सकते हो आप। इसका मतलब वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज। लेकिन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी कैटलिस्ट की अभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी, प्रोडक्ट की इतनी है। और ये एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ले रखा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ जाए, किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ जाए आपको, यूं कह दिया जाए कि वन स्टेप रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है, एक ही स्टेप है तो आपको ऐसे एक सिंगल पीक लेके आनी है, और एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक अगर है तो आपको क्या करना है, एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट वाला ऊपर रखिए और रिएक्टेंट वाला नीचे। अगर मान लो कहे कि वन स्टेप रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट को ऊपर प्रोडक्ट को नीचे करके ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दीजिएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको यूं कह दे कि आपको टू स्टेप रिएक्शन है, स्टेप कितने हैं, 2 टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, देखो ध्यान से, 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला रेट डिटरमिनिंग है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 पीक बनानी है ऐसे, पर वो पहले चेक कर लियो एंडो है या एक्सो। सपोज करो एक्सोथर्मिक है, एक्सो है तो रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, लेकिन मैंने क्या कहा 2 बनाने हैं, तो 1 और 2। अब क्वेश्चन है पहले वाला ऊपर बनाऊं या दूसरे वाला, तो वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या कहा है। आपको अगर ये कहा कि पहला रेट डिटरमिनिंग है तो ये बड़ा कर दीजिएगा, इसको नीचे। अगर कहीं दूसरा स्टेप, मान लीजिए मैं यूं कहूं कि 2 स्टेप रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, पहले तो 2 स्टेप एंडोथर्मिक है, एंडो है इसका मतलब रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर। ओके, 2 स्टेप है इसका मतलब 2 पीक बनानी पड़ेगी। और वो कह रहा है दूसरा रेट डिटरमिनिंग है, दूसरा है तो दूसरा ऊपर, तो पहला नीचे, दूसरा और ऊपर, और प्रोडक्ट। तो इसको दिमाग में रखिएगा, आपको ऐसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये क्या था, कैटलिस्ट का रोल की बात कर रहे थे हम। कैटलिस्ट के रोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, कैटलिस्ट का काम ही आपको रिएक्शन को तेज करना होता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है कम एक्टिवेशन एनर्जी लेके हो जाती है, मतलब कि फास्ट हो जाती है। ओके, और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं करता, इसको दिमाग में रखिएगा। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है कंपटीशन वालों के लिए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, सपोज करो कोई रिएक्शन ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आपसे पूछेगा कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। कैटलिस्ट से कभी भी कैटलिस्ट से रेट कांस्टेंट पे तो फर्क पड़ता है, कभी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये कभी किसी रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकता। देखिए एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना है वो बात अलग है कि कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। क्यों ये बात बोली, देखो इसमें 2 स्टेप है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड भी रिएक्शन और बैकवर्ड भी रिएक्शन है। कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को करवाएगा तो बैकवर्ड को भी तेज कर देगा, तो जितनी जल्दी फॉरवर्ड होगी उतनी जल्दी बैकवर्ड सेटअप होगी ना, और इक्विलिब्रियम उतना जल्दी आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जल्दी मेंटेन तो हो जाएगा किससे, कैटलिस्ट से, लेकिन इक्विलिब्रियम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। कभी आप ये कह दो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया या इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में शिफ्ट, बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये कैटलिस्ट के बारे में खास बातें थी जो मैंने आपको बताई। हम बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन के रेट पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट होता है, उनको हम पढ़ रहे थे। और अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की। हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जानते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आज सनलाइट की, जैसे आप फोटोसिंथेसिस की बात कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक PS1 और PS2 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं।
क्लोरोफिल में 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मान लो एक 670 की है और एक 720 की है, तो वही लाइट अगर आएगी तो ही रिएक्शन होगी ना, उससे ज्यादा है उससे कम आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए कि विजिबल रीजन के अंदर लाइट चाहिए और आप उसको हीट कर रहे हो, हीट आईआर रीजन होता है, हीट में आईआर रीजन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं उनके माइंड में एक बात आती है कि सर आपने कहा कि रेडिएशन डालने से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, तो सर आप हीट कर दो। आप हीट ही कर दो, देनी तो एनर्जी है भैया। अरे तो एनर्जी की भी तो बहुत फॉर्म होती है, आपने एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में देनी है, एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में देनी है, दोनों अलग अलग बात है। कि अगर तो मान लीजिए वो विजिबल रीजन के अंदर दी जा रही है तो आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। अगर आप विजिबल रीजन की बजाय हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो आप गर्म कर दीजिए, वो तो आईआर रीजन है। आईआर में हमें कौन सी चीज दिखाई थोड़ी देती है, इसका मतलब कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा ना। तो जो रिएक्शन फोटोकेमिकल है, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती होगी, मतलब कि जो विजिबल रीजन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करता होगा उसको चाहे आईआर रीजन के अंदर लाइट देते रहिए आप, वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के से होने वाली है वो तो उसी से होगी ना। ये बात खासकर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे आज फोटोसिंथेसिस करना है और मैंने क्या कर दिया, लाइट जो रेड लाइट है वो मैंने दी नहीं, ब्लू लाइट मैंने दी नहीं, और मैं ग्रीन ही लाइट देता जा रहा हूं। भैया ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर पे ब्लू लाइट में होता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि मैं रेड लाइट दे ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही नहीं दी ना जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करनी है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि वो रिएक्शन होनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है और उसमें मैं आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही नहीं दे रहा, तो रिएक्शन कहां से होगी भाई। आप यूं मत समझ लीजिएगा सर आप उसको एनर्जी दे दो ना, ऐसे तो पौधों को अंदर रख दीजिए या उसके पास आग जला दीजिए, ले भैया हीट मिलेगी। ऐसे कोई प्लांट ग्रो थोड़ी हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो जाएगा। वो तो जिस तरह की पर्टिकुलर लाइट चाहिएगी वही चाहिएगी, इसलिए इस फैक्टर को अलग से रखा गया। आप इसको हीट मत समझ लीजिएगा, आप इसको सिर्फ एनर्जी मत समझ लीजिएगा। ओके, तो ये देखिए एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन की बात करूं तो जो फोटोन आए हैं उन फोटोन के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर उतनी एनर्जी चाहिए, वही फोटोन चाहिए तो वही चाहिए, ये बात समझिएगा। तो जैसे ही वो एनर्जी उनको मिलती है वैसे ही क्या होता है, वो बॉन्ड टूट जाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ये काम आप हीट की फॉर्म में किसी और फॉर्म में नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं आपको पहले इतना डिटेल से बता चुका हूं। ओके, तो ये क्या था, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के रेट पे। इस सारे से आप देख पा रहे होंगे हम क्या चीज पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट क्या है किसका, डिफरेंट फैक्टर्स का रेट ऑफ रिएक्शन पे। आप एक बात समझिए, यही अगर हम नॉर्मली बता रहे होते तो शायद मैं बड़ा इजीली, अगर मैं कंपटीशन को फोकस ना कर रहा होता या हायर क्लासेस को फोकस ना कर रहा होता, तो बड़ी एक एक दो दो लाइन के अंदर, जब हम +2 में पढ़ रहे होते हैं तब भी हम एक एक दो दो लाइन के अंदर इन चीजों को निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, यहां एक एक चीज को उस लेवल का बताया जा रहा है जो लेवल आपके कंपटीशन के अंदर काम आने वाला है, या ग्रेजुएशन क्लासेस के अंदर काम आने वाला है, या ग्रेजुएशन के बाद जो आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जो आपका एमएससी में सिलेक्शन करवाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि आईआईटी में हमारा एमएससी के अंदर सिलेक्शन हो जाए, या जो केमिस्ट्री करने के बाद जो चाहते हैं कि पीएचडी के अंदर हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए या बढ़िया इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाए, जो उसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं, पहले एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करके बच्चों को करवा रहे होते हैं। तो उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये जो वीडियोस है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इस सारे के अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह बात का पता है कि ये बातें सिर्फ कंपटीशन लेवल की है जो वहीं बताई जाती है। नॉर्मली ये बातें +2 या जनरल क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं होती, ये बात क्लियर। तो अभी मैं बात कर रहा था फैक्टर्स की, और उन्हीं फैक्टर की सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मुझे जहां तक आइडिया, इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता नॉर्मली क्लासेस के अंदर, फिर भी इस चीज को मैंने यहां बड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कीजिए, कैसे सर नेचर ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट कर देता है किसी भी रिएक्शन के रेट को। देखिए आप एक बात को समझिए, एक जब स्टार्टिंग पहला जब नेचर ऑफ रिएक्टेंट जब समझाया, मैंने कहा अगर आयनिक रिएक्शन है तो जल्दी हो जाती है। तो आज मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है मेरे पास, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, और जो नॉर्मल क्या है, कोई आयनिक नहीं है, मतलब आयनिक नहीं है इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल तो है लेकिन न्यूट्रल है। सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी चीज है, मान लो ये कैटाइन है, और ये कैटाइन इस चीज को क्या कर दे, पोलराइज कर दे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींच ले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गए सारे के सारे, और पॉजिटिव इधर आ गया, और पॉजिटिव इधर आने से दिस बिकम पोलर। तो कोई चीज पोलर होना ही जरूरी थोड़ी है, कोई ये तो नहीं कि वो नेचुरली पोलर है तो ही वो पोलर वाली रिएक्शन करेगा।
ये भी तो हो सकता है कोई और उसको पोलर बना दे। बात को ध्यान से समझिए कि बाहर कोई ऐसा एजेंट हो जो उस चीज को पोलर बना दे, दैट इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। आपने +1 पढ़ा हो, फैजान रूल पढ़ा हो, उसमें आया था ये कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी आयनिक करैक्टर शो कर सकते हैं। तब आपने फैजान रूल पढ़ा था जहां आपने पोलराइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था। तो इसका मतलब बाहर से कोई ऐसा एजेंट डाल दीजिए ना जो मॉलिक्यूल को पोलराइज कर दे, तो वो एजेंट कौन हो सकता है? वो एजेंट हो सकता है सोलवेंट। तो सोलवेंट का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। कैसे? देखिए, सोलवेंट के पास ऐसी एक खास प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो फिजिक्स पढ़ते हैं अच्छी तरह पता है इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी चीज है और दूसरा ऐसा एजेंट आपने डाल दिया, वो इसको पोलराइज कर देगा। इसका मतलब पोलराइज करने की एबिलिटी इज कॉल्ड एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सोलवेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई है तो वो जो चीज उसमें डाली जाएगी उसको पोलराइज कर देता है। भाई आप नॉर्मल हम देखते हैं NaCl को पानी में डाल दिया, NaCl ने NaCl को तोड़ दिया, भाई पानी ने, पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही 80 से ज्यादा है, 81 के करीब है। तो जितना ज्यादा सोलवेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही रिएक्टेंट के पोलराइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वो जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतने ज्यादा उसमें आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाएंगे और आयनिक करैक्टर डेवलप होने से रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उस रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। ये बात हम लिख तो नहीं सकते सारी डिटेल, लेकिन जो बात बोली जा रही है उसको बहुत 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 ध्यान से सुनिए। और मैं अब आपको एक एक्सप्रेशन ऐसी बताता हूं जो इस बात को वेरीफाई करती है। वो एक्सप्रेशन आप ध्यान से देख सकते हैं। यहां पर K जो है, नेचुरल K में K जो है वो रेट कांस्टेंट है। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट A और B, यहां वो आयन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और D डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सोलवेंट का। आप देख सकते हैं जो नेचुरल K है वो क्या हुआ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसका मतलब जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका नेचुरल लॉ कम हो जाएगा, मतलब K बढ़ेगा लेकिन नेचुरल लॉ की वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप इसको ग्राफ से समझिए। ये देखिए, तो नेचुरल लॉ का ग्राफ देखिए, तो हो क्या रहा है? देखिए हो क्या रहा है, ये डेल्टा जी का ग्राफ है। तो डेल्टा जी बिकम नेगेटिव, घटती घटती घटती, जब ये 0 से कम हो जाएगी, जब थर्मोडायनेमिक्स कहती है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई रिएक्शन नहीं हो रही और आप उसमें ऐसा कोई सोलवेंट डाल रहे हैं जो उसको पोलराइज कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी डेल्टा जी को डिक्रीज करता जा रहा है, और डेल्टा जी जब उसका डिक्रीज होता हुआ नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक तो क्लियर हुआ ना, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतने ही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस समझाता है कि थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंस उसकी कैसी है। अब मैं बात करता हूं रेट कांस्टेंट के। नेचुरल लॉ की वैल्यू अगर घट रही है तो इसका K का मान तो बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्लियर है कि जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है सोलवेंट का, वैसे वैसे किसी रिएक्शन का रेट जो है वो हाई होता चला जाता है। यही बात मैं आपको डिस्कस कर रहा था, क्योंकि इसके होने से क्या हो जाता है, इसके होने से पोलराइजेशन बढ़ जाती है। ये तो एक फैक्टर है सोलवेंट का। सेकंड फैक्टर ऑफ सोलवेंट का खुद उसकी पोलैरिटी, खुद उसकी पोलैरिटी। देखिए अब तक तो पोलराइजेशन का जिक्र किया जा रहा था कि वो दूसरे को पोलराइज कर दे, अब क्या बात है वो खुद कितना पोलराइज है। सोलवेंट जो आपने लिया वो खुद कितना पोलराइज है, खुद वो कितना आयनिक है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं लाइक डिसोल्व लाइक की बात करते हैं। तो इसकी बात करें, एक पोलर सोलवेंट ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? हाई कर देगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन के होने के चांसेस क्या होते हैं? एक नॉन आयनिक रिएक्शन के कंपैरिजन में कम होते हैं। इसलिए उसकी पोलैरिटी जो है वो खुद अपने आप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर देखिए, एक और फैक्टर है सोलवेंट का सोलवेशन। जैसे पानी के केस में हम पढ़ते हैं कि कोई भी आयन अगर आपके पास है, कोई भी रिएक्टेंट आपके पास है और आयन उसको जाके जब वाटर उसको जाके घेर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। तो उस हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी तो रिलीज होती है और वही एनर्जी उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर देगी। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये Na है आपके पास और ये Cl है और आयनिक फॉर्म में है ये, सपोज करो, और आपने सोलवेंट क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो वाटर क्या करेगा? वाटर इसको जाके सराउंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे देखिए, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो भैया ये नए बॉन्ड तो बने हैं, ये देखो, इस बॉन्ड के दौरान एनर्जी तो रिलीज होगी ना। अब ये एनर्जी काम क्या आएगी? ये एनर्जी काम आएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। अगर ये बॉन्ड ही टूट गया तो Cl बिकम फ्री एंड Na बिकम फ्री, और ये दोनों आयन जब फ्री हो गए तो आगे जाके रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब सोलवेशन डिसाइड करेगा, सोलवेशन दैट इज, अगर ये सोलवेंट है,
वाटर है सो कॉल्ड एज द हाइड्रेशन, और ये वाटर नहीं है, नॉर्मल कोई दूसरा सोलवेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज द सोलवेशन। तो सोलवेशन जितनी ज्यादा होगी सोलवेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और सोलवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो जो रिएक्टेंट के बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और जब ये जल्दी टूट जाएंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, जल्दी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे, और जल्दी ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये इफेक्ट किसका है, ये इफेक्ट है सोलवेशन का। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा सोलवेशन होगी उसके रिएक्शन के रेट के चांसेस उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। लेकिन हमने इसको भी बड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की, कैसे, देखिए पहला ग्राफ ध्यान से देखिए। सपोज करो कि यहां क्या बात कही जा रही है, यहां जो रिएक्टेंट है ना वो सोलवेशन कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट ऐसी स्पीसीज है जो जल्दी सोलवेशन कर रहा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो तो सोलवेटेड हो ही नहीं रहे, जो रिएक्टेंट है वो सोलवेटेड हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो रिएक्टेंट सोलवेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट तो और नीचे आ गया, अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, अब तो आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब पहला केस तो आपको ऐसा दे दिया जिसमें रिएक्टेंट ही क्या हो रहा है, सोलवेशन शो कर रहा है, तो ऐसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाने की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है, ना कि फास्ट हो जाती है। क्लियर। और सेकंड केस देखिए जिसमें रिएक्टेंट की बजाय देखो प्रोडक्ट जो है वो सोलवेटेड है ना, सॉरी जो एक्टिवेटेड स्टेज है वो सोलवेटेड है। देखो अगर एक्टिवेटेड स्टेज सोलवेंट है, इसका मतलब ये जो मैंने पहले केस समझाया वो कि आपको एक्टिवेशन करने के लिए जैसे जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे थे वो सोलवेटेड होते जा रहे थे, तो और जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना था वो आसान हो गया। इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर सोलवेटेड है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या हुआ, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आपके पास कम होगी ना, ये अचीव होना आसान हो गया। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर सोलवेशन शो कर रहा है तो ऐसी रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से फास्ट हो जाती है। अब तीसरा केस आपके पास क्या, रिएक्टेंट भी सोलवेटेड है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी सोलवेटेड है। अब ज्यादा कौन सा इस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट ज्यादा एक्टिवेटेड कम है तो बढ़ जाएगा, अगर मतलब रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा सोलवेटेड है और रिएक्टेंट है वो कम सोलवेटेड है, तो ये गैप क्या होगा, ये तो कम है मतलब ये तो ऊपर आ गया, ये ज्यादा मतलब नीचे आ गया, तो गैप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी और इसके साथ ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इन तीनों ग्राफ को बहुत 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 ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा है कि रिएक्टेंट, आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई सोलवेशन करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। अब मान लो जैसे इसके केस में कहा मैंने सोलवेशन रिएक्टेंट ने किया तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो घट गई ना, तो घट गई तो ये गैप देखो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने के लिए ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब रेट स्लो हो गया। अब मैंने कहा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो सोलवेशन कर रहा है तो इसकी एनर्जी घटा दी मैंने, तो ये नीचे कर दिया, अब ये गैप कम हो गया तो रेट फास्ट हो गया। अब मैंने कहा कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब तो ये नहीं पता ना कौन सा ज्यादा कम और कौन सा कम हो रहा है। देखो अगर रिएक्टेंट ज्यादा कम हुआ तो ये ज्यादा नीचे और ये कम नीचे, तो गैप बढ़ गया। और अगर मान लीजिए रिएक्टेंट कम नीचे हो रहा है और ये ज्यादा नीचे हो रहा है तो गैप घट गया। देखो तो ऐसे केस में आप बस चेक कर लीजिएगा कि किसकी सोल्वेशन आपको दे रखी है। हमने सोल्वेशन के इफेक्ट को भी बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश यहां पर करी है। तो इसी के साथ हमने जो जितने भी आज मेथड्स थे उन सभी को डिस्कस कर लिया, और सॉरी फैक्टर्स थे उनको डिस्कस कर लिया। और लास्ट में अब एक टॉपिक पेंडिंग जो जनरल रेट और के बारे में हमने पढ़ना था, वो क्या है, रेट में और रेट कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। मतलब एक रिएक्शन का नॉर्मली हम बात करते हैं रेट और कोई बात कह देता है रेट कांस्टेंट, इसमें क्या फर्क होता है। देखिए रेट तो किसी भी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है वो बात कर रही है, और रेट कांस्टेंट बाकी एक्सटर्नल फैक्टर छोड़ दीजिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान लीजिए उसका खुद का इंटरनली कि वो फास्ट है या स्लो, खुद इंटरनली बाहर के फैक्टर को आप छोड़ दीजिए, तो वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या कहना चाहता हूं देखिए, पहले इससे पहले आपको याद हो तो हम ये बात कहते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान ले दिस कोई रिएक्टेंट है तो रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट नहीं लगाते, दैट इज के। तो हम बात कर रहे हैं के में और रेट में क्या फर्क है, तो इनकी बात कर रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना, और ये तो रेट है, और ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके डिफरेंस को आप देख सकते हैं। पहला, रेट तो क्या चीज है, रेट तो ऑलवेज रिएक्टेंट के डिक्रीज का और प्रोडक्ट के इंक्रीज का, कंसंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाता है। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है भाई,
हर एक रिएक्शन का एक खुद का रेट कांस्टेंट होता है, मतलब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन रेट तो टाइम के साथ साथ बदलता चला जाएगा। जब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा थे तब अलग रेट था, थोड़ी देर बाद अलग, थोड़ी देर बाद अलग, थोड़ी देर बाद अलग, लेकिन रेट कांस्टेंट तो ऑलवेज क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो इसकी वैल्यू तो बदलती जा रही है लेकिन इसकी वैल्यू तो फिक्स है भैया, इसलिए रेट तो वेरिएबल है जबकि रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो रेट तो जब कांस्टेंट है ही नहीं है तो बदलता जाएगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदलने से बदलेगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कौन करता है, रेट करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं करता भाई। रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो भैया डिपेंड करता किस पे है, डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। देख लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि रेट कांस्टेंट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखा जाता है। टेम्परेचर फिक्स करके देख लीजिए तब आप डिसाइड हो जाएगा कि इसका रेट कांस्टेंट कितना है। लेकिन टेम्परेचर वैसे भी देखा जाए तो फैक्टर है, रेट का भी फैक्टर है, लेकिन वो तो अदर फैक्टर के साथ है, और वो सिर्फ रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे नहीं करता। रेट को तो कैटलिस्ट चेंज कर सकता है लेकिन रेट कांस्टेंट को नहीं कर सकता। रेट कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी भाई। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट आप देख सकते हैं। रेट तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग में कुछ हो सकता है रिएक्शन का रेट और बाद में कुछ हो सकता है, लेकिन भैया ये टाइम का फंक्शन नहीं होता, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये टाइम का फंक्शन नहीं होता। तो ये क्या चीज है, रेट और रेट कांस्टेंट में आप एक बार बस बेसिकली यू समझ लीजिए, रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का इंटरनल फैक्टर है, जबकि रेट जो है ओवरऑल सभी फैक्टर का समेशन है। तो यही डिफरेंस हुआ है किसमें, रेट में और रेट कांस्टेंट में।